प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शुक्रवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के आया हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में ही जातिका के बनने वाले पंचांग के बारे में बता देता हूं। कहीं न जाइएगा, बन के अंतिम तक रहिएगा। विक्रम संवत 2053, शक संवत 1918, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम विरोधी संवत्सर है। और इस संवत्सर में जन्मे लोगों में अनावृष्टि और अतिवृष्टि की स्थितियां होती हैं। मतलब व्यक्ति शांत है, पर जब क्रोध में आएगा तो फिर बड़े भूकंप वाली स्थितियां आ जाती हैं। मतलब शांत है तो शांत है, और नहीं तो फिर तीव्र हो गया। आगे बढ़ के आपको लेके आता हूं। उत्तरायण की ये जन्मी है, ये जातिका है, और काल्पनिक नाम आपको बता देता हूं, रेखा। मान के चलिए इनका नाम रेखा है, ये रेखा जी हैं। उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है, मतलब अच्छी बात है ये। और उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का दुख और व्यक्ति का सुख, उत्तरार्ध में चीजें कई बार कमजोर मिलती हैं, पर बाद में जाकर के अच्छी हो जाती हैं, और सुख भी मिलता है, संपर्क भी मिलता है सबसे, कुटुंबजनों का व्यक्ति भोगी होता है। और आगे बढ़ा के लेके आता हूं, शिशिर ऋतु और शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि का जन्म। शिशिर ऋतु में जन्मी है तो प्रेमी होंगी, प्रेम करने वाली होंगी, प्रेमी और सहृदय, उपकार, उदार मना और श्रेष्ठ हो जाना बुद्धि से, और मेहनत करने वाला भी हो जाना। आगे बढ़ने पे पता चला व्यक्ति का जन्म सोमवार को हुआ है। सोमवार को होने के कारण व्यक्ति शीतल है विचारों से। अब आपके अंदर कितनी शीतलता है ये अगर जानना हो तो अपने दिन को जरूर समझ लीजिए कि कौन से दिन में आप जन्मे हैं, और फिर जरा उसको समझ के देखिए। सोमवार को जन्मी है तो व्यक्ति शुद्ध बुद्ध है और चैतन्य भी है, समझदार है, दिमाग लगाता है, और साफ है, सफेद है, ठिगने कदों का है, बहुत ज्यादा ना तो लंबा है और ना बहुत ज्यादा छोटा है, आसान है उसकी ऊंचाई। आगे बढ़ने पर पता चला चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण बुद्धि अच्छी है, समान विचार और व्यवहारों को रखने वाला है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण दाम्पत्य अच्छा होता है, पति प्रेम करने वाला मिलेगा। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण कई बार संतान उत्पत्ति में समस्या होती है, इस वजह से विवाह मिला करके भी करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में व्यक्ति जन्मा है तो तार्किक है और समझदार है, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहता है। और चतुर्दशी के चंद्रमा तो अब पूर्णेंदु होने वाले हैं, तो व्यक्ति के आय के साधन भी अच्छे हैं। मतलब वो अच्छे विचारों से है, और साथ ही साथ उसके जो इनकम के सोर्स हैं वो एक सरीखे हैं। मतलब उसके पास पैसे की जो स्थिति होगी वो एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी आप 10 रुपए कमाएंगे और कभी आप 20 रुपए कमाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कमाएंगे तो बिल्कुल एक जैसा व्यक्ति धन कमाता है। मतलब कहने का है कि या तो वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे, या फिर कोई ऐसा व्यवसाय करे, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट नौकरी में नौकरी करे जहां पे वो रेगुलर एक सी आय उसको बनती रहे। मतलब कमीशन वाला काम यहां पे थोड़ा कमजोर है, नहीं बनेगा या कम बनेगा। रोहिणी नक्षत्र में जन्मा है तो व्यक्ति शुद्ध होता है, मानसिक विचार विकार से मुक्त होते हैं। जो दिमाग में विचार आते हैं वो शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों को अच्छे विचार आते हैं। दिमाग में रेगुलर कुछ न कुछ बन रहा है, और प्रत्येक पल वो कुछ न कुछ सोच रहा है। पर जरा विचार करिए कि विचार बन कैसे रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी और रोहिणी नक्षत्र के बनने के कारण व्यक्ति के दिमाग में व्यवसायिक गुण ज्यादा है। व्यक्ति लाभ और हानि इन सबको लेकर के बड़ा चीर परिचित है, और हमेशा ही अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, बुद्धि से हो या फिर विचारों से हो। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा और जन्म कुंडली में व्यक्ति का जन्म अगर मार्गशीर्ष माह में हुआ है तो व्यक्ति अपने मन का करेगा। किसी के अंडर में रह करके काम करने में कभी कभी दिक्कत भी होती है। इस वजह से व्यक्ति नौकरी बदलाव में भी कई बार नौकरी में बदलाव भी करता है। कभी 1 महीने यहां तो कभी 2 महीने वहां। तो ये ना हो, ये नेगेटिव चीजें हो जाती हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं तो नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह से ही पैसे कमा सकते हैं।
25वें साल के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। 28वें साल में बहुत अच्छा काम होता है। 31वें साल में भी कई बार अच्छे काम होते हैं व्यक्ति के जीवन में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ूं तो शुभ योग है वणिजकरण। अगर व्यक्ति आगे चल करके अगर कोई काम करना चाहता है तो वणिजकरण में होने के कारण व्यक्ति निसंदेह अपना काम कर सकता है और उसमें किसी भी प्रकार की उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शुभ योग में जन्मा है तो शुभ है और शुभ ही शुभ है। योग चूंकि अपने नाम के आधार पर ही फल करते हैं और नाम के आधार को ही स्तंभ बना करके वो अपना काम करते हैं। इस वजह से व्यक्ति का जन्म अगर शुभ योग में हुआ है तो निसंदेह उसके जीवन में शुभता के लक्षण ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। जहां मैंने पंचांग में आपको बातें बताई, वैश्य वर्ण होगा और मनुष्य गण का व्यक्ति है तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष और मद मात्सर्य ये सारी चीजें हैं। पर व्यक्ति का देवता बनना बाकी है, क्योंकि वो वैश्य वर्ण का तो हो गया है तो जहां व्यवसायिक सोच को रख रहा है चंद्रमा के नक्षत्र और उसके कारण, और मनुष्य गण के होने के कारण, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास 16 कला है। ये मेरी बात है, ये किसी ग्रंथ की बात मैं नहीं बोल रहा कि व्यक्ति मनुष्य गण का है तो उसके पास 16 कला है। मतलब क्या है? 16 कला होने का मतलब है कि उसके पास दया भी है, क्षमा भी है, क्रोध भी है, समता भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल भी है, कपट भी है, चातुर्य भी है और चतुराई भी रखता है। चातुर्यता का लक्षण व्यक्ति अपने अंदर रखने वाला होता है। आगे बढ़ के बताता हूं, वृषभ राशि है व्यक्ति की, क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठे हैं। अब आगे बता देता हूं इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति। पर ग्रह स्थिति बताने से पहले आज इनकी कुंडली में इनके लग्न और राशि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, तो बन के रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अब कुछ बताने से पहले आपको इनकी कुंडली में लग्न के बारे में बता देता हूं। लग्न क्या है? लग्न में शुभ ग्रह की राशि बनी है, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। ये स्थिर राशि है, स्त्री तत्व की राशि है, स्त्री गुण की राशि होती है, पृष्ठोदय राशि होती है, तो हो सकता है कि काम थोड़े लेट से हों। शुभ रंग वाली ये राशि है, प्रकृति को प्रेम करने वाली राशि है और ऐसी राशि है जो सबको साथ लेकर के भी चलना चाहती है। जन्म कुंडली में अगर 2 नंबर की राशि हो और लग्न में ही उच्च के चंद्रमा भी बन जाएं और लग्न भी वही और राशि भी वही, तो जरा सोचिए कि डाइवर्शन कितना कम हुआ। मतलब लग्न के अधिपति भी वही ग्रह है, लग्न का दारोमदार भी उसी ग्रह को मिला और राशि भी उसी से संपर्क कर रही है। अगर शुक्र की स्थिति ठीक हो जाएगी कुंडली में तो क्या व्यक्ति की कुंडली मजबूत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये शुभ रंगों वाली राशि है, पत्र से, पुष्प से, रंग से, अच्छे विचारों से, काम से और क्रीड़ा से, खेल के मैदान से और प्रेम करने वाली राशि है। रति क्रिया में माहिर हो जाना, प्रेम के लिए स्वाद लोलुप होना, अच्छी चीजों को पा लेना, इंद्रियों के सुख के पीछे भागना, अधिकार पूर्वक व्यक्ति जो होता है वो सुख भोगना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर स्थिरता से इसके जीवन के जो विकास होंगे, जो विकास के क्रम होते हैं वो एकदम बिल्कुल रेगुलर होते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 साल तक एक ही पद पे काम करे, फिर तीसरे साल में अगला पद मिल जाए, फिर 5वें साल में अगला पद मिल जाए। मतलब स्थिरता के साथ व्यक्ति के जीवन के विकास को देखा जा सकता है। व्यक्ति प्राकृतिक दृश्यों का प्रेमी है, कला का प्रेमी है, सौंदर्य का प्रेमी होगा, शुभ वर्ण का है तो शुभ विचारों से युक्त होगा। चंद्रमा लग्न में बैठे हैं तो ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा बनने देंगे, ना बहुत ज्यादा नीचा, और लग्न में ही शुक्र का प्रभाव भी है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जो है वो विवाह के बाद और भी ज्यादा भाग्योदय की स्थितियां बन जाती हैं। विवाह के बाद और भी ज्यादा व्यक्ति स्वच्छंद होकर के जीवन जीता है, श्रेष्ठ पति को पाने वाला होता है। इनका पति जो होगा वो इन पे ही जान लुटाएगा और किसी को नहीं देखना चाहेगा वो। हाँ, ये भी बात है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति को सुखद प्रेमी बना देते हैं। आनंद आता है वैवाहिक जीवन का, क्योंकि शुक्र से जो लोग प्रभावित होते हैं वो रति क्रिया में माहिर हो जाते हैं और प्रेम तो जैसे माथे पे सवार होता है। नाक ऊंची हो सकती है या छोटी भी होती है कभी कभी, पर शरीर डिल डॉल वाला होता है, भरा पूरा और मांसल होता है, क्योंकि ये राशि जल तत्व की राशि है। राशि के अधिपति जो शुक्र हैं वो तो शुक्र ठहरे सुंदरता की राशि, पर लग्न में जल तत्व का ग्रह बैठा है और शुभ अंक है ये 2 जो राशि है ये शुभ अंक होता है। इनके लिए शुभ अंक 6 नंबर बनेगा। इनके लिए अच्छी राशियां जो होंगी वो कन्या राशि के लोग इनके लिए अच्छे हो जाएंगे, वृश्चिक राशि के लोग इनके लिए अच्छे हो जाएंगे। विवाह करना चाहते हैं तो इनके लिए मीन राशि और मकर राशि और कन्या राशि अच्छी राशि हो जाएगी। अगर विवाह करना चाहते हैं तो इनके लिए वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, इस जातक के साथ व्यक्ति का विवाह हो सकता है।
पर कभी भी अगर झगड़ा लड़ाई करना हो तो धनु राशि वालों से बच के रहिएगा और उनके साथ कभी भी बैर मत साधिएगा। ये ऐसी राशि है जो सर्वोत्तम सुखदायी हो सकती है भौतिकता से और व्यक्ति को मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एकदम आगे ले जाकर के स्थापित कर देती है। व्यक्ति पद पे आसीन होता है और इस कुंडली में शुक्र लग्नेश होने के बावजूद भी अशुभ होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो छठे भाव के अधिपति भी होते हैं। उनकी तुला राशि छठे भाव में बनने के कारण हालांकि वो लग्नेश होता है, इस वजह से इसके अशुभ परिणाम कम देखने को मिलते हैं, पर इस कुंडली के लिए वो अशुभ होते हैं। लग्न के अधिपति हैं और लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से जातक को यहां पे हर तरीके से लाभ ही लाभ की स्थितियां दिख रही हैं। अब आगे चर्चा जब करूंगा तो बताऊंगा कि ये कितने लाभकारी हो रहे हैं, पर जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थितियां अच्छी होने के कारण व्यक्ति आगे सफलता का मार्ग आसानी से प्राप्त कर सकता है। इनकी कुंडली में कारक बुध होंगे जो अच्छे परिणाम देने वाले हो सकते हैं। गुरु अच्छे नहीं होते हैं, इनकी कुंडली के लिए वो अशुभ हो सकते हैं। साथ ही साथ मंगल भी अशुभ हो सकते हैं, यानी कि इनकी कुंडली में शुक्र, गुरु और मंगल थोड़े कमजोर साबित होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिक भाव में या दुह स्थान में ही शुक्र की मूल त्रिकोण राशि बनी और दुह स्थान में ही गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी बन जाती है। इस वजह से ये दोनों तीनों ग्रह और मंगल यहां पे मारक हो जाने के कारण, पर फिर भी वो सामान्य से बेहतर परिणाम देंगे। शुक्र, गुरु और मंगल इन तीनों में सबसे अच्छा परिणाम शुक्र देंगे, दूसरे स्तर पे गुरु से ज्यादा मंगल देंगे और सबसे कमजोर परिणाम हो सकता है कि गुरु का देखने को मिले। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर मजबूत हो तो निसंदेह व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं होने देते हैं आत्मा से। आपकी कुंडली के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के अधिपति, यह शुभ भाव है। शुभ भाव के अधिपति बनकर के अपने भाव से 5 घर आगे गए हैं। अपने भाव से पंचमस्त गया ग्रह अच्छा होता है और जन्म कुंडली में जरा विचार करिए तो बैठे हैं वो 8 हंस 3 कला, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। अवस्था इनकी ठीक है, मतलब परिणाम ये ग्रह दे सकता है क्योंकि ये विषम संख्या की राशि है और वहां पे ग्रह परिणाम देगा, पर थोड़ा कम भी देगा क्योंकि बल जो है उसके पास कमजोर है। वो कमजोर हो रहा है अवस्था से और उसके बाद वो केतु के नक्षत्र में बैठ करके अपने आप को कंफ्यूज भी कर रहा है। सम राशि का बैठा है क्योंकि यहां पे गुरु उसके साथ बैठे हैं और गुरु और सूर्य एक दूसरे के मित्र होते हैं, पर वो अष्टम भाव में बैठे होने के कारण यहां पे वो समान परिणाम को देने वाला है। निगेटिव नहीं होगा ग्रह, पर कमजोर है। निगेटिव होना मतलब नकारात्मक परिणाम देना, पर अगर शुभ हो रहा है तो उसके फल जो हैं वो आधा मिल सकते हैं। मतलब हो सकता है कि व्यक्ति के प्रभाव में जितना सूर्य का प्रभाव होना चाहिए उतना न होकर के 50% का परिणाम दे रहा है। अब बात जब चंद्रमा की करूंगा तो चंद्रमा को जरा विचार करिए तो वो लग्न में बैठे तो हैं, 2 नंबर की राशि उनकी उच्च की राशि होती है, पर वो इस कुंडली के लिए कितने शुभ हैं तो जरा विचार करिए। वो त्रिक भाव के अधिपति हैं और त्रिक भाव के अधिपति होकर के यहां पे शुभ अंक का लिखना कई बार तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में कमजोर साबित कर देती है कुंडली को। तो त्रिक भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, हालांकि लग्न का अधिपति उनको देख रहा है, पर फिर भी चंद्रमा यहां पे, चंद्रमा के डिग्री को देखिए 21 अंश के हैं, पर ये सम संख्या की राशि थी। सूर्य को देखिए विषम संख्या की राशि में 8 अंश के बैठे थे वो अवस्था में, और चंद्रमा ये दोनों ग्रह अवस्था में कुमार अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब ग्रह युवा से कमजोर है और युवा की तरफ बढ़ेगा। अब जरा विचार करिए तो चंद्रमा इनकी कुंडली के लिए, सूर्य जहां शुभ होते थे क्योंकि ये शुभ भाव के अधिपति होते थे, पर चंद्रमा यहां पे अशुभ भाव के अधिपति होने के कारण कुमार अवस्था में ग्रह उच्च का बैठा है, अशुभ भी है, पर शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के बैठने के कारण चंद्रमा उधर से यानी कि पक्ष बल से मजबूत हो रहा है, यानी कि शुभ ग्रह बन रहा है। तो टोटल मिलाकर के लग्नेश से दृष्ट होना, उच्च की राशि में बैठना, लग्न में शुभ ग्रह का प्रभाव होना और जन्म कुंडली में लग्नेश से दृष्ट होना, पंचांग में शुभ ग्रह के रूप में अपने आप को स्थापित करना, लग्न में जाने से ग्रह बलवान और मजबूत भी हो जाएगा। ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के परिणामों को अच्छा देने वाली हो सकती हैं, पर इस कुंडली के लिए चंद्रमा अशुभ होते हैं।
मतलब वो अच्छे अंकों के या अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं। जब चंद्रमा को देखना चाहिए तो मंगल को जरूर देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल लग्न से पंचमस्थ है, चंद्रमा से पंचमस्थ है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पास पति के प्रेम की कमजोरी नहीं होती है और व्यक्ति को प्रेम से संबंधित चीजों में कभी भटकना नहीं पड़ता है। ऐसी स्थितियों में कि चंद्रमा से अगर पंचमस्थ जाकर के मंगल बैठते हो तो व्यक्ति को शिक्षा में लाभ मिलता है और व्यक्ति को शिक्षा के उच्च कई बार दरवाजे भी खुल जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखिए तो मंगल को और गुरु को अवश्य ही देख लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु अष्टमस्थ जा रहे हैं तो निसंदेह उनके दोनों के संबंध कमजोर हो रहे हैं और ये स्थितियां न तो चंद्रमा के लिए ठीक होती हैं और ना ही गुरु के लिए ठीक होती हैं। पर यह सिर्फ लग्न चार्ट में देखने वाली बात होती है। नवमांस में इस चीज का अध्ययन नहीं किया जाता है या फिर ग्रहों का संबंध प्रायः वहां पे एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पर यह जो बात मैं बता रहा हूं इसमें सिर्फ ये बात कि चंद्रमा है तो गुरु कहां है, चंद्रमा है तो मंगल कहां है। पर यहां पे मंगल से संबंध उनका जहां अच्छाई की तरफ प्रदर्शन कर रहा है, अच्छाई को प्रदर्शित कर रहा है, पर गुरु के साथ उसके संबंध कमजोर होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार शुभता में कमजोरी भी देखने को मिल जाती है। अब बात मंगल की करूंगा। आपकी कुंडली के लिए मंगल, जरा विचार करिए, ये बनते हैं सप्तम भाव के अधिपति। यहां पे लग्नेश के बैठ जाने के कारण ये भाव जहां शुभ प्राप्त हो रहा है, शुभता को प्राप्त कर रहा है, वहीं यहां के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति का पंचम में जाना और जन्म कुंडली में 2 अंश 20 कला के बैठे होने के कारण, और ये चूंकि विषम संख्या की नहीं सम संख्या की राशि है, इस वजह से यहां पे चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए मृतप्राय हो रहे हैं। मतलब व्यक्ति का पराक्रम कमजोर हो सकता है। इसी वजह से यहां पे चंद्रमा का प्रभाव अगर मंगल के साथ पंचमस्थ जाने का मैंने जो बताया वो हो सकता है कि मंगल के सपोर्ट में कमजोर होने के कारण, मंगल के मृतप्राय होने के कारण हो सकता है कि इनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल वाली जो चीजें मैंने बताई थी वो थोड़ी कमजोरी से मिले, या हो सकता है कि वो पूरी ना मिले। अब बात बुध की कर लेता हूं। बुध आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं? इस कुंडली के लिए वो होते हैं धन भाव के अधिपति और उनकी दूसरी राशि पंचम भाव में। इस कुंडली के लिए वो शुभ होते हैं। पर जरा विचार करिए, वो जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में। धन भाव के अधिपति अष्टमस्थ हो गए, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा और धन बदायक भी है। पर ये डिग्री में देखिए 25 अंश के हैं, विषम संख्या की राशि, ये वही ग्रह मृतप्राय है और बैठा है शत्रु के घर में, शत्रु के साथ। और आपकी कुंडली में वो अस्त भी नहीं होगा क्योंकि 25 अंश के हैं बुध और 8 अंश के सूर्य हैं, तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा होने के कारण बुध अस्त नहीं है। तो कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। पर जरा विचार करिए तो आपकी कुंडली में बुध मृतप्राय और मंगल भी मृतप्राय। अब बात गुरु की कर लेता हूं। गुरु जन्म कुंडली में बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति। उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के लाभ भाव में बन रही है, यानी कि लाभ और अष्टम के अधिपति होकर के अष्टम में ही बैठे हैं। पर वो भी ग्रह 29 अंश का है, डिग्री में कमजोर और मृतप्राय बैठा है। वो उत्तराखाड़ा नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र होता है। और अष्टम भाव में गुरु, बुध और सूर्य, ये तीनों पॉजिटिव ग्रह होते हैं और तीनों ही अष्टम में गए हैं। ये जरूर व्यक्ति को नेगेटिव प्रभावित करेंगे और पक्के तौर पे आगे बताऊंगा कैसे। पर ग्रह मृतप्राय, बुध भी मृत, मंगल भी मृत और गुरु भी मृत, यानी कि कुंडली का सुख भी कमजोर पड़ा, पराक्रम भी कमजोर पड़ा, बुद्धि भी कमजोर पड़ी। और चंद्रमा पहले ही अशुभ है, सूर्य शुभ था, ठीक है वो। अब बात शुक्र की करूंगा। शुक्र आपकी कुंडली के लिए बनते हैं लग्न के अधिपति। उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में बनने के कारण उनके अशुभता में कमी होगी, पर वो अशुभ भी होंगे। अब जरा विचार करिए तो लग्न के अधिपति हैं, सप्तम भाव में बैठ करके वापस लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चंद्रमा शुभ ग्रह हैं और शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा है तो सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की समस्या नहीं होनी चाहिए। पर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, इस वजह से मन को वो कमजोर कर सकता है क्योंकि वो बेपेंदी का लोटा भी होगा। लग्न में 2-2 शुभ ग्रहों का बैठना और जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ पे लग्न के अधिपति होकर के अपने भाव से केंद्र में गए हैं, 7वें गए हैं। इस तरीके से ये एक प्रकार का बहुत अच्छा योग बनेगा जिसमें व्यक्ति को राजनीति का लाभ मिलता है, पद पे आरूढ़ होता है व्यक्ति, अपने कुटुंबजनों का सुख भी प्राप्त करेगा और व्यक्तित्व को भी मजबूती मिल जाती है। व्यक्ति राजसिक होता है, राजसिक राशि की, ये राजसिक प्रकृति की राशि होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राजा के सदृश और नृपतुल्य या रानी के सदृश व्यक्ति जीवन जीने वाला हो जाता है। कभी जीवन में किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं, न तो व्यक्तित्व में और न ही आचरण में, न स्वभाव में और न प्रकृति में,
व्यक्ति ठीक है और बिल्कुल ठीक है। डिग्री में ये शुक्र 13 अंश चौमन कला के बैठे हैं। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र, इनके मित्र का नक्षत्र होता है। पर इस कुंडली के लिए जब शनि की बात करूंगा तो बच के रहिएगा और बन के रहिएगा, क्या बात बताने वाला हूं। इनकी कुंडली में शुक्र शनि की राशि में बैठे हैं और वो शुक्र युवा होकर के बैठे हैं, मतलब शुक्र युवा है। लग्न का अधिपति शुक्र अगर उच्च का हो जाए, युवा हो जाए, अवस्था में अच्छा बना हो तो परिणाम अच्छा ही देगा, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता होने के कारण शुक्र की स्थिति को यहां पे मजबूती से देखा जा रहा। अब बात शनि की कर लेता हूं। जरा विचार करिए, इस कुंडली के लिए शनि नवम और दशम के अधिपति होते हैं, पर क्या वो फल दोनों का करेंगे? नहीं। या दोनों में से समान फलों को देने वाले होंगे? नहीं। क्या वो दोनों का परिणाम देते रहेंगे? नहीं। क्या वो दोनों से परिणाम देंगे और क्या व्यक्ति को दोनों ही भावों का बराबर फल मिलेगा? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे शनि दो भावों के अधिपति होते तो हैं, पर फल उनका ज्यादा मूल त्रिकोण राशि का मिलेगा, यानी कि कुंभ राशि, दशम भाव का वो फल ज्यादा करेंगे। तो शुक्र अगर दशमेश की राशि में या भाग्येश की राशि में बैठा होगा तो जरा विचार करिए कि व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल होगा, क्योंकि लग्न का अधिपति भाग्येश के नक्षत्र में बैठा, दशमेश के नक्षत्र में बैठा है। ये बात बहुत अच्छी है और प्रभाव भी दशम स्थान में कुंभ का बन रहा है। ये व्यक्ति को शिथिल बनाएगा, शांत बनाएगा, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति नहीं है, पर चंचल मानसिकता का हो सकता है, ये बात भी दिखती है। पर शनि यहां पे वृद्ध होंगे क्योंकि 7 अंश के बैठे हैं, ये सम संख्या की राशि है। शनि भी वृद्ध और केतु भी वृद्धि होंगे क्योंकि 9 अंश 56 कला के हैं, तो शनि भी वृद्ध, केतु भी वृद्ध और राहु भी वृद्ध, यानी कि तीनों ही ग्रह वृद्ध। जहां शनि अपनी राशि से निकट जाकर के समता का संबंध बना रहे हैं, जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति से 1 2 3 तो समान हो गए। ये दोनों ऐसे भी समान होते हैं तो आधा से भी अधिक बढ़ करके ये फल देंगे और व्यक्ति के कैरियर से धन भी आएगा। व्यक्ति जो काम करेगा, ऐसा नहीं है कि खाली काम करता जाएगा और पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं, पैसे भी मिलेंगे। व्यक्ति चाहे कहां भी काम करे या कहीं भी काम करे, पैसे भी मिलेंगे और धन के मार्ग भी खुलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बड़ी बोल दिया मैंने, अब आगे और भी बातें बताना बाकी है। आइए अब आपको इनकी कुंडली में कुछ अच्छी बातें बता देता हूं जो आपको प्रायः नहीं दिख रही होंगी, मैं दिखा देता हूं। आइए, लग्न के अधिपति जो हैं वो लग्न को देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। जो मैंने ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, पर मैं इसमें वो बात नहीं शामिल कर रहा। सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति और धन के अधिपति, लग्न के अधिपति शुक्र और धन के अधिपति बुध एक दूसरे से केंद्र में हैं, क्योंकि शुक्र से बुध बिल्कुल आगे हैं। ऐसी स्थितियां अच्छी होती हैं। धन देने वाली, प्रतिष्ठापन्न बनाने वाली, अच्छी वाणी को रखने वाली, अपनी वाणी का लाभ देने वाली, ये पहली अच्छी बात थी। अभी 4 अच्छी बातें बाकी हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात, जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति मंगल और भाग्य के अधिपति शनि यहां पे एक दूसरे के लिए खराब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सप्तम के अधिपति मंगल और भाग्य के अधिपति शनि, ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा और ये व्यक्ति के दांपत्य के सुखों को देने वाला भी होता है और भाग्य में एक श्रेष्ठ वर को पाने का मार्ग भी खोलता है। ये दूसरी सबसे अच्छी बात थी। पहली बात कि लग्न के अधिपति और धन के अधिपति एक दूसरे से आगे पीछे बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात कि भाग्य के अधिपति और सप्तम के अधिपति एक दूसरे पे दृष्टिपात कर रहे हैं, पर यहां पे उन दोनों का अपना नेचुरल जो बिहेवियर होता है उससे युक्त होकर के वो परिणाम जरूर देंगे, क्योंकि शनि मंगल हैं तो प्रभाव कमजोर भी करेंगे, पर अपना वो एक अलग से जो वो प्रभाव होता है जो मैंने बात करी वो बिल्कुल मिलेगा। दांपत्य का सुख इनकी कुंडली में कभी भी कमजोर और खराब कहीं से देखा नहीं जा रहा है। तीसरी सबसे अच्छी बात, सुख के अधिपति सूर्य और भाग्य के अधिपति शनि ये एक दूसरे से केंद्र में हैं। देखिए 1 2 3 4, ये सबसे अच्छी बात है और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। इसमें व्यक्ति को सुख, संपन्नता और व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत होता रहता है। व्यक्ति को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता है, कई बार उसे आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं। चौथी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति के स्थितियां, भाग्य के अधिपति की स्थिति और लग्न के अधिपति की स्थिति दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं और ये उससे भी अच्छी बात है।
जो मैंने इसके पहले बताई है कि लग्न के अधिपति और भाग्य के अधिपति एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में है, ये राजयोग घटित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही और व्यक्ति के जीवन को हमेशा ही भाग्य का सुख मिलता रहता है। ये चौथी सबसे अच्छी बात थी। और पांचवी सबसे अच्छी बात बताऊं? पांचवी सबसे अच्छी बात वो ये है कि सुख के अधिपति, अष्टम के अधिपति और जन्म कुंडली में धन के अधिपति, ये तीनों शुद्ध सात्विक ग्रह होते हैं और तीनों ही एक साथ बैठे हैं। ये उससे भी अच्छी बात है। हां, पर निस्संदेह ये भाव प्रभावित करेगा तो इन तीनों ही भावों के प्रभावों को कमजोर भी करेगा। पर ये तीनों ही ग्रह, जैसे गुरु, सूर्य और मंगल, ये परस्पर अच्छे ग्रह होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। ठीक उसी तरीके से गुरु, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं किसी एक भाव में, इस वजह से ये कुंडली और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये अष्टम भाव भी है और अगर गुरु अष्टम में बैठे हों, सूर्य अष्टम में बैठे हों, बुध अष्टम में बैठे हों, तो ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में प्राकृतिक रूप से कमजोर भी होती हैं, जहां व्यक्ति को स्वास्थ्य का ख्याल हमेशा रखना होता है। एक्सीडेंट वगैरह के योग भी बनते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी अष्टम भाव पे है, तो व्यक्ति के जलन की समस्या हो जाती है, व्यक्ति जलता रहता है। वो स्वभावतः नहीं जलता, पेट में जलन, एसिडिटी, कब्जियत और गैस आदि की संभावनाओं का बनना। व्यक्ति कई बार कंठ के रोगों का रोग धारण कर लेता है, गले की समस्याओं से व्यक्ति को जूझना पड़ता है और कई बार ना चाहते हुए भी व्यक्ति किसी को उल्टा बोल जाता है। अब यहीं पे शुरू करता हूं सबसे पहले लग्न से, एक एक भाव, लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, ये सबसे अच्छी बात है, जो कि बहुत बड़ी बात है व्यक्ति के व्यक्तित्व को और व्यक्ति के धन, मान, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को अनुकूलताएं दे रहा है। पर चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं होने के कारण यहां पे चंद्रमा को कमजोरी से युक्त देखा जा रहा है। चूंकि चंद्रमा यहां अशुभ भी होते हैं, इस वजह से अशुभता भी लाएंगे और व्यक्ति के जीवन में कई बार मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेहनत भाव का अधिपति अगर लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति के प्रकृति को मेहनत से युक्त करेगा, व्यक्ति मेहनती होगा, क्योंकि लग्न का अधिपति भी उसको सपोर्ट कर रहा है। शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना व्यक्ति के स्वच्छंद और शुद्ध विचारों का आगमन करता भी बनाएगा। पर सूर्य के अष्टम में चले जाने से, गुरु के अष्टम में चले जाने से, बुध के अष्टम में चले जाने से कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में नैतिक तत्वों की कमजोरी भी देखी जाएगी, जो कि एक सामान्य सी बात होगी। व्यक्ति को कभी भी अपने मित्रों को बनाने से पहले, चूंकि चौथा भाव खाली है, चौथे भाव के अधिपति मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ अष्टम इसके साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपने माता और पिता इन दोनों के साथ बराबर का संबंध रखना चाहिए। व्यक्ति पिता से ज्यादा प्रभावशाली भी होगा जीवन में, व्यक्ति पिता से ज्यादा प्रभावशाली भी होगा और अपने कर्मों को पिता से भी उत्कृष्ट लेवल पे ले जाकर के स्थापित करने वाला होता है। द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं बुध, जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पैतृक संपत्ति को उजागर करने वाले, अपनी वाणी का लाभ देने वाले। पर जरा बुध इनकी कुंडली में मृतप्राय थे, इस वजह से वाणी का संपूर्ण लाभ व्यक्ति नहीं ले पाएगा और अपने प्रभावों में उग्रता भी बरतेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल जो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति हैं, व्यक्तित्व में ही वाणी समाया हुआ है। क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध पे भी है, गुरु पे भी है, सूर्य पे भी है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर शिक्षक बनने की कला या शिक्षक बनने का गुण विद्यमान है। द्वितीय भाव का अधिपति जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, शुद्ध वाणी को बोलने वाला है। बुध की दशा में गुरु में बुध का जब अंतर चले, गुरु में बुध का अंतर चले या बुध में गुरु का अंतर चले, या जब कभी भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति को अपनी वाणी का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। यहां पे बात मैंने किसकी करी? लग्न की। लग्न के अधिपति को लग्न का देखना यह अच्छी बात है, दाम्पत्य सुखद और सुलभ हो जाएगा। द्वितीय भाव के अधिपति का शुभ ग्रह की राशि में जाना, पर अष्टम में जाने के कारण व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, पर चमड़े से संबंधित समस्या भी बनेगी और व्यक्ति को हड्डी से संबंधित भी समस्या देखी जा सकती है। पर नेत्र कमजोर नहीं है, ये ठीक है। ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में अच्छी हैं। तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा का पराक्रम में जाना, पराक्रम के अधिपति होकर के लग्न में बैठना, व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहन और दूर तक जाने की जो क्षमता है, मेहनत करने का जो प्राबल्य है और व्यक्ति के अंदर सामर्थ्यवान होने की स्थितियां
भी दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न का अधिपति अगर तृतीय भाव को देखेगा तो लग्न और पराक्रम का जब संबंध बनेगा तो व्यक्ति के जेहन में और व्यक्ति के स्वभाव में ही पराक्रम भी जूझेगा और बना रहेगा। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति निकटता का संबंध रखता है और सबके साथ अच्छे से संबंध भी रखना चाहता है। चंद्रमा के सुकोमल होने के कारण, क्योंकि वो शुभग्रह बन रहे हैं, व्यक्ति का स्वभाव बेहद ही क्लीन चीट होने वाला होता है। बिल्कुल व्यक्ति साफ है और सुंदर है। अब जरा बात चौथे भाव पे करता हूं। यहां के अधिपति सूर्य अष्टमस्त गए, हो सकता है घर से दूर रहना पड़े और व्यक्ति को अपने लिए सुख सुविधाओं में दिक्कत नहीं होती है, पर व्यक्ति को कई बार जब अब अगर कोई भी चीज खरीदेगा तो हो सकता है कि वो जल्दी बिगड़ जाए, या हो सकता है कि व्यक्ति जब कोई भी सामान खरीदेगा तो जो जैसे महंगी कोई भी अगर कोई भी सामान ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन, अगर व्यक्ति महंगा सामान कोई खरीदेगा तो उसको ये लगातार डर और भय सताता रहेगा, अरे यार ये कहीं टूट ना जाए, अरे यार ये कहीं खराब ना हो जाए, नहीं इसको बहुत संभाल के रखता हूं, बहुत इसको अच्छे से रखूंगा, बस मेरे पास वो चीज आ जाए बहुत अच्छे से और सहज होकर के उसके साथ जीवन बिता दूंगा। पर कई बार वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन रहता है और फिर टूट जाता है, तो फिर बड़ा तकलीफ होती है चीजों को और मन को भी। तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनने वाली है। मतलब उसको मिलेंगी सारी चीजें, पर हो सकता है कि उसका वो लाभ कम दिन के लिए प्राप्त करे और फिर वो चीज उससे दूर जाएगी पर फिर मिलेगी, पर ये आना जाना लगा रहेगा। ये स्थिति इस कुंडली की बन रही है, क्योंकि यहां पे शुभ ग्रह की राशि नहीं बनी है, ये क्रूर ग्रह की राशि है और यहां के अधिपति होकर के अष्टम भाव में गए हैं। इस वजह से व्यक्ति को अपना घर भी बना लेगा पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है कि वो नौकरी के लिए या काम करने के लिए अपने घर से दूर रहे, माता के घर से दूर रहे, या कई बार व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का संपूर्ण लाभ मिल जाता है, ये बात भी दिखती है। सुख है, हाँ, गुरु के साथ सुख भाव के अधिपति गए हैं, इस वजह से अष्टमेश और पंचम चतुर्थेश का एक साथ जाना, अष्टम के अधिपति गुरु और चतुर्थ के अधिपति सूर्य एक साथ गए हैं। व्यक्ति के पति पेट के रोगी ना हो, ये बात पुष्टि कर लेनी चाहिए। हालांकि व्यक्ति के पास आयु संपूर्ण है, क्यों? क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठे हैं और जन्म कुंडली में आयु का कारक गुरु की राशि में बैठा है, जिसके साथ वो कहीं ना कहीं गुरु भी अष्टम में बैठे हैं। इसके साथ केंद्र में जाने के कारण, वृषभ राशि का लग्न में चंद्रमा होने के कारण, उच्च का चंद्रमा शुभग्रह होने के कारण व्यक्ति के पास संपूर्ण आयु भी होती है। मतलब ये बात अच्छी हो जाती है। यहां तक बात मैंने चतुर्थ भाव तक करी। पंचम भाव को समझिए। इस भाव के कारक गुरु, यहां के कारक चंद्रमा ठीक थे, शुक्र ठीक थे, यहां के कारक गुरु, यहां का अधिपति बुध, तो गुरु और बुध दोनों एक साथ बैठे। शिक्षा भाव भी ठीक है। मंगल वहां बैठा है तो टेक्निकल क्षेत्रों में व्यक्ति को ज्ञान करा लेना चाहिए और अर्पित भी कर लेना चाहिए। यहां मंगल बैठा है राहु के साथ, तो व्यक्ति में व्यवधान भी आएगा, क्योंकि शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पंचम भाव पे पड़ रहा है, तो यहां पे प्रेम संबंधों में व्यक्ति के पड़ने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। पर जरा विचार करिएगा कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र अकेला बैठा हो सप्तम भाव में तो वो ठीक नहीं होता है। कई बार उसको तटस्थ मिल जाती हैं वो चीजें भावनाओं से, तो विवाह मिला करके ही करना होगा, इसका कोई निदान नहीं है। क्योंकि ये बात ठीक है कि मंगल यहां बैठे हैं, सप्तम भाव का अधिपति सप्तमेश को अगर भाग्येश देखेगा तो निसंदेह व्यक्ति को पति का सुख है, पर कुंडली मिला लेने से क्या हर्ज है? कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा। शनि मंगल राहु केतु का संबंध अगर होता है तो दाम्पत्य में कई बार ना चाहते हुए भी परिवेश बदल जाते हैं। दशा अगर चलेगी तो निसंदेह ऐसी स्थितियों में कभी कभी व्यक्ति को असुख की स्थिति भी प्राप्त होती है, क्योंकि पंचमेश अष्टम में गए हैं। कई बार गर्भ नष्ट होने की शिकायतें भी बनती हैं। व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। टेक्निकल क्षेत्रों में व्यक्ति को कहीं से भी ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि बुध से पांचवां ग्रह मंगल का बना। बुध जहां बैठे हैं वहां से पांचवां घर मंगल का बन रहा है और वो मंगल शिक्षा भाव में ही बैठे हैं बुध की राशि में। और ऐसी स्थितियां व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में या किसी भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, मैं इस कुंडली को कमजोर नहीं समझ रहा हूं, हाँ, पर जरा विचार करिए तो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और शुक्र भी लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में वाणी से संबंधित अगर कोई काम करे या बैठ करके कोई ऐसा काम जिसमें हाथ गंदे ना होते हों तो ये काम भी बनता है। मतलब व्यक्ति या तो ड्राइंग कर ले, चित्रकारी कर ले, किसी का नक्शा तैयार कर ले, आर्किटेक्ट बन जाए, तो ये स्थितियां भी बन रही हैं। शनि मंगल भी तो देख रहे हैं, जन्म कुंडली में शुक्र भी चंद्रमा को तो देख रहा है, तो कला का क्षेत्र भी तो खुलता है। तो ये सारी चीजें बन रही हैं। अब आगे बात छठे के बाद सातवें पे करता हूं। सप्तम भाव के अधिपति, छठे भाव के अधिपति शुक्र बने, यहां के अधिपति होकर के रोगेश होते हैं। तो सामान्य परिणाम अगर आप जानना चाहते हैं तो छठे भाव के अधिपति के सप्तम में बैठने के कारण पति रोगी मिलेगा, पर क्या ये वास्तव में है? तो नहीं,
ऐसा इसलिए क्योंकि वो चंद्रमा के द्वारा देखा जा रहा है और तृतीय भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति का अद्भुत संयोग व्यक्ति के पति को निरोगी काया भी देने वाला होगा। पर यह एक सामान्य सा प्रभाव होगा कि व्यक्ति का पति हमेशा बुरे स्वास्थ्य को लेकर के जूझेगा नहीं, क्योंकि पति का जो धन है वो गुरु वहां खुद बैठा है। तो उसके पास राजा की बीमारियां होंगी, उसके पास ऐसी बीमारी होंगी जो एक नृप को होती हैं, मतलब वो उसे गरीबों वाली बीमारी नहीं होती हैं, घाव फोड़ा फुंसी या हमेशा नहीं जूझेगा। उसको जो बीमारी होगी वो उत्कृष्ट जो लोग होते हैं वो ऐसी बीमारी होगी जो उसे शौकिया तौर पे उसका मतलब उसे भोग सकता है या उससे उसको लाभ भी होगा, नुकसान नहीं है। मतलब ये कहने का है कि व्यक्ति दुख में नहीं रोग को झेलेगा, सुख में ही झेलेगा, ये बात है। क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र लग्न के अधिपति होकर के व्यक्तित्व को मजबूत भी तो कर रहे हैं। पति भाव का अधिपति जन्म कुंडली में मंगल बनता है, वो पंचम भाव में चंद्रमा जैसे संबंधों में भी तो आ रहा है। और रोगेश का जन्म कुंडली में लग्न को देखने के कारण हो सकता है कि इनके स्वास्थ्य कमजोर हों, पर पति का स्वास्थ्य कमजोर नहीं है, क्योंकि वो गुरु ठीक होकर के बैठा है और खराब नहीं है। यहां पे छठे भाव के अधिपति का सप्तम में जाने से कई बार व्यक्ति को कंपकपी की समस्या भी होती है। व्यक्ति क्रोध में आएगा तो कांपेगा, क्योंकि सूर्य धनु में गए हैं। व्यक्ति कई बार जब प्रेम संबंध या प्रेम करता है तो कई बार आसानी से ही अपने आप को स्वच्छंद और स्वतंत्र कर लेता है, ये बात भी बनती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति मंगल पंचम में गए हैं। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के सप्तमेश को देखना, और ऐसी स्थितियों में कि यहाँ पे शनि की जो चौथी दृष्टि है वो जन्म कुंडली में बुध पे पड़ रही है जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं, तो संतान में विलंब या पढ़ाई में कई बार मन न लगना, इसकी भी स्थितियां बनती ही होंगी। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अनुराधा के शनि बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में पति के संबंध न्यायपूर्ण होंगे और अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं से दाम्पत्य के जुड़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय की स्थितियां बहुत ज्यादा मजबूत और प्रबल हो रही हैं। व्यक्ति का पति सुंदर होगा, श्रेष्ठ होगा, और व्यक्ति का पति एनर्जेटिक होगा, ऊर्जा से भरा होगा और बराबर से संबंधों को चलाने वाला भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आप ही एक तरफा प्रेम करें, वो न करें। मैंने बात बता रखी है कि किनसे विवाह करना, ये कार्यक्रम के आरंभ में ही मैंने बात बता रखी है। दिशाओं के आधार पर अगर देखता हूं तो व्यक्ति को आग्नेय कोण की तरफ बढ़ जाना चाहिए। दाम्पत्य के लिए अगर आग्नेय कोण से यानी कि पूरब और दक्षिण दिशा से अगर कोई संबंध आए तो निस्संदेह उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अष्टम भाव में गुरु वहीं बैठे, आयु का अधिपति और अष्टम का अधिपति अष्टम में बैठा है। यह व्यक्ति के जीवन में पूर्वार्ध को कमजोर और उत्तरार्ध को मजबूत बनाता है, और व्यक्ति के जीवन में आगे जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है उसके स्वास्थ्य को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से निरूपण होते और निरूपित होते देखा जाता है। ये बात एक बात और बता देता हूं, गुरु के, सूर्य के और बुध के अष्टम भाव का फल यह होगा, सिर्फ अष्टम भाव में बैठने का फल यह होगा कि व्यक्ति को नैतिक तत्वों में कमजोरी कभी कभी देखी जाती है। व्यक्ति के अंदर नैतिकता का बोध कम होता है। मोरल एजुकेशन व्यक्ति के पास कम ना हो, इसका व्यक्ति को हमेशा याद और ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति आदर कितना करता है, मानवता का संरक्षण कितना करता है, श्रेष्ठ विचारों का धारण करने वाला कितना है, क्योंकि इन सभी चीजों पर संदेह हो सकती है, क्योंकि सूर्य अष्टम में है। सूर्य के अष्टम में जाना, गुरु के अष्टम में जाने का प्रभाव, बुध के अष्टम में जाने का प्रभाव व्यक्ति के अंदर सामान्यतया धार्मिक गुणों को कम भी होते देखा जाएगा। व्यक्ति एक ही बार करेगा, अगर करेगा पूजा पाठ मंत्र तो 8 दिन करेगा, अगले दिन बंद, 10 दिन करेगा, अगले दिन बंद, मतलब लगातार नहीं करेगा। वो छोड़ छोड़ करके ये काम डिसकंटिन्यूटी के साथ करता है, कंटिन्यूअसली एक ही काम को नहीं करता है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में यह ड्रॉबैक हो जाता है। इस बात को हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, जो भी चीज़ याद करते हो, जो भी चीज़ मेमोरी में भरना चाहते हो, उसको लेकर के कभी भी किसी भी तरीके का आलस्य न करें, क्योंकि बुध अष्टम में होता है। और जन्म कुंडली में अगर वो सूर्य और गुरु के साथ बैठा है तो निस्संदेह व्यक्ति का ज्ञान पक्ष अच्छा हो रहा है, पर व्यक्ति को खोजबीन करते रहना चाहिए। या आपके पास ऐसी स्थितियां हैं कि व्यक्ति किसी भी चीज़ के तह तक जा करके उसको संपूर्णतया से खोजे, मेमोराइज करे चीज़ों को एनालाइजेशन के साथ। ये बात यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये गुप्त और गूढ़ रहस्यमय विद्या का भाव है ना। यहां पे आकर के आप रिसर्च करते हो, यहां पे आकर के आप चीजों को अंदर तक जाकर के उसको समझने का प्रयास करते हो, तो आपके पास ऐसी स्किल है कि आप उसे आसानी से समझ सकते हो। अब जितनी ही गूढ़ और चीजें होंगी जो बिल्कुल
दिखती ना हो सामने से, तो उस क्षेत्र में काम करें। व्यक्ति उस तरह के व्यक्ति के साथ अगर संपर्क बनाए जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो, पर उसके सामने से अगर कोई बात निकालनी हो तो वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। मतलब सामने वाला अगर ऐसा है जो बिल्कुल ही दुर्बोध हो, उसको समझना कठिन हो, तो इनको भेज दीजिए, उसके बारे में सारी चीजें खंगाल करके ये सामने ला करके रख देंगी। मतलब ऐसा क्षेत्र जो सामने वाले से उसकी गलती या चोरी को सामने लाने वाला, जैसे आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना, सीबीआई का काम करना, ये क्षेत्र भी खुलता है इनके लिए। जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति और दशम के अधिपति, यहां पे शनि मैंने बताया दशम का फल ज्यादा करेंगे, पर भाग्येश और दशमेश होने के कारण धनदायक होंगे, पर वो कमजोर थे। इस वजह से हो सकता है कि भाग्य का लाभ कम मिले, क्योंकि भाग्य के कारक अष्टम में गए हैं, स्वग्रही हैं, तो भाग्य का सुख मिलेगा। व्यक्ति के अंदर धार्मिक तत्व का विद्यमान होना देखा जा रहा है, कार्मिक भी होगा, पंक्चुअलिटी भी है, व्यक्ति टाइम पे आना और टाइम पे जाना करता है। पर शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे मित्र की राशि को देख रहे हैं, वो शुक्र भी देख रहा है, इस वजह से व्यक्ति के काम में आलस्य भी आएगा, व्यक्ति आलसी भी होगा, और मन कमजोर है, इस वजह से व्यक्ति तुरंत एक्टिव नहीं होता है। इस चीज को दूर करना होगा। भाग्य के अधिपति का पंचम को देखना यह सर्वोत्तम है। व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख भी है, पति का सुख भी है, ऐश्वर्य भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, गौरव भी है, और सम्मान की स्थितियां भी बनती हैं। दशम भाव के अधिपति शनि हैं, और जन्म कुंडली में वो डिग्री के हिसाब से मैं अगर देख रहा हूं तो 7 अंश के हैं, वृद्ध हो रहे हैं। इस आधार पर व्यक्ति के भाग्येश अगर वृद्ध के हो जाएंगे तो वो अनुभवी होते तो हैं, पर परिणाम उनका कम हो जाएगा। इस वजह से व्यक्ति के दिमाग को वो संतुलन में भी कभी कभी नहीं रखते हैं। और कई बार गुरु में जब शनि चलेंगे, शनि में जब गुरु चलेंगे, शनि में जब बुध चलेंगे, शनि में जब मंगल चलेंगे, तो व्यग्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि अष्टम इसके साथ उनका संबंध बन रहा है। इस वजह से ये बात बनती है। अब आगे बात एकादशवें भाव की। 12वें भाव के अधिपति और एकादशवें के भाव के अधिपति दोनों परस्पर मित्र होते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति गुरु का अष्टम में जाना ठीक नहीं होता है, हाँ ये ठीक नहीं है, और यहां पे व्यक्ति के लाभ को वो जितना देना चाहिए उतना नहीं देगा। पर जरा विचार करिए कि वहां पे शनि राहु केतु का प्रभाव हो रहा है, और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा भी शुभग है, गुरु भी शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ भाव में नहीं शुभ हो रहे हैं, तो व्यक्ति के पास पंचम भाव में मंगल जैसे ग्रह का होना, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, एकादशवें भाव में गुरु की गौण राशि का बनना, सूर्य का प्रभाव से कमजोर नहीं होना, और चंद्रमा का लग्न में बैठना, ये व्यक्ति को कई प्रकार से और कई जगहों से धन के लाभ को दिखा रहे हैं। व्यक्ति अगर संपूर्णतया करूं तो यहां पे पंचम भाव में मंगल का प्रभाव, एकादशवें भाव को देखना, मित्र की राशि को देखना, एकादशवें भाव के अधिपति को मंगल का देखना जो कि सप्तम भाव का अधिपति है, तो व्यक्ति के जीवन में डेली बेसिस का इनकम हमेशा ही रहेगा, और व्यक्ति कभी भी मुफ्त में काम नहीं करेगा और न ही मुफ्त में पैसे कमाना चाहता है। व्यक्ति कार्मिक होगा, क्योंकि शनि की राशि बन रही है और वो भी मूल त्रिकोण राशि बन रही है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कर्म के 100% अच्छे होने के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। दशम स्थान का अधिपति लाभ में जाए, दशम स्थान के अधिपति लाभ में जाए, ये अच्छी बात होती है। शुभ ग्रह की राशि में गए हैं, ये अच्छी बात होती है। जन्म कुंडली के भाग्य और दशम के अधिपति का लग्न को देखना, ये अच्छी बात होती है। लग्न के अधिपति का वापस लग्न को देखना, ये अच्छी बात होती है। चंद्रमा से मंगल का पंचमस्त जाना, ये अच्छी बात होती है। लग्न के अधिपति शुक्र का धन भाव के अधिपति बुध के साथ एक दूसरे के आगे पीछे होने का प्रमाण राजयोग का निर्माण करता हो रहा है। जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति का मंगल को देखना, ये अच्छी बात होती है। जन्म कुंडली में गुरु जो कि बनते हैं अष्टम के अधिपति, जन्म कुंडली में बुध जो कि बनते हैं धन के अधिपति, और जन्म कुंडली में सूर्य जो कि बनते हैं सुख के अधिपति। इन तीनों का एक साथ होना व्यक्ति की कुंडली को मजबूती में ले जा रहे हैं। अब क्या बताऊं, तो सब बता दिया। अब यहां पे आयु भी, धन मान पद प्रतिष्ठा गौरव और यश और कुल का सम्मान भी रहेगा। व्यक्ति धार्मिक भी होगा, क्योंकि शनि है तो शनि की दशा में व्यक्ति को विरक्ति ज्यादा होगी। हो सकता है व्यक्ति उस समय लगातार पूजा करने लगे, और हो सकता है कि ऐसे बिल्कुल ना करे, और पर करे तो लगातार करे, तो छूट भी जाती हैं चीजें। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल इनके नौमांस के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।